भारतीय राज्य प्रशंसनिक नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिष्ठा युवा संगठन। संचालन एवं मुख्य वक्ता मोहित कुमार, मुख्य अतिथि मोहन गोयल, गजेंद्र सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र कुमार बब्बर, जिला युवा अधिकारी। वर्षा, नेहा शर्मा, निशा, शबनम। हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है अतिथि देवो भव। मैं सुरेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि मोहन गोयल जी को शॉल और हमने बेसिकली देखा है कि जब हम आज स्वच्छ गांव हेल्थ गांव की बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज कई बार देखी होंगी, चाहे वो जीवन कौशल में देखें या व्यक्तित्व विकास में देखें। कई बार जो टॉपिक लिए जाते हैं उसके अंदर एक टॉपिक आता है व्यक्तित्व विकास, ठीक है, और एक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, बताएंगे कि आपकी सामने की पर्सनैलिटी कैसी है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर सामने वाला आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप उससे बात ही नहीं करोगे। तो यही हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी शारीरिक स्वच्छता तो रखें, अपनी मानसिक स्वच्छता भी रखें, क्योंकि जब हम मानसिक स्वच्छता भी रखेंगे तो हमारे जो मन में विचार आएंगे वो स्वच्छ होंगे और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक कहानी है कि महावत देखा हमने, महावत जो हाथी को पालते हैं, है ना। जब हाथी छोटा होता है ना तो उसको एक रस्सी से बांध के रखते हैं और वो जब बड़ा हो जाता है ना वो भी तभी भी उसी रस्सी से बंधा होता है। वो क्या होता है, कोई बताएगा? हाथी को जिस रस्सी से बचपन में बांधा जाता है उसी रस्सी से जब वो बड़ा होता है तब भी उसे बांध के रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जब उसका जब छोटा था उसके मन में क्या था कि मैं रस्सी को तोड़ दूं। वो प्रयास करता है पर उसके दिमाग में क्या चीज आ जाती है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वो उसी रस्सी से प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में क्या भरा हुआ कि मैं इसको नहीं कर सकता। तो यही चीज है कि जब हम अपने विचारों के अंदर ये चीजें ले आएंगे कि हम ये चीज नहीं कर सकते तो वो हम चीज कभी नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे पहले कदम ये बढ़ाना है कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो हम वो चीज कर पाएंगे। अब आपने देखा होगा ईला सहगल जी का नाम सुना आपने, जो 2015 की टॉपर है, IAS ऑफिसर है, आज महिला बाल विकास जो विभाग है उसमें कमिश्नर है। वो दिव्यांग है और जनरल कोटे से थी और 2015 में उन्होंने टॉप करा IAS ऑफिसर। तो जब मैं उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि IAS ऑफिसर है। तब उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि जब मैं स्कूल में जाती थी या कॉलेज जाती थी तो लोग मुझे चिढ़ाते थे, तो मैंने उन चीज़ों को दूर रखा और उन चीज़ों को दूर रख के आज मैं IAS ऑफिसर हूँ और 2015 की टॉपर कहलाती हूँ। तो यही चीज़ होती है कि जब आपको कोई कहता है, जो आपके विचार में अगर आपके सामने आपको चाहे कुछ भी कहते, आप उन चीज़ों को अपने मन में ना लें, उसको सुने और हटा दें। क्योंकि जो चीज़ें आपको बुराई अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप फिर वो सोचते रहोगे कि उसने मेरे बारे में ये करा, मैं उसके बारे में ऐसा सोचूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता भी रखनी है और मानसिक स्वच्छता भी रखनी है, तभी हम चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसको हम सार्थक कर सकते हैं। तो अब थोड़ी देर में हम पड़ोस युवा संसद को लेकर यहाँ युवाओं को एक संदेश दिया जा रहा है। युवा जो देश का भविष्य है, युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य है और एक सौभाग्य है विश्व में सबसे
ज़्यादा युवा भारत के अंदर ही हैं, और कंट्रियों में इतने युवा नहीं हैं। चाइना के अंदर युवाओं की पॉपुलेशन भारत से 30% कम है। भारत ऐसा देश है जहाँ युवाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ आने वाली जेंट्री इतनी युवा है कि आने वाले हम देख रहे होंगे सांसद विधायक ज़्यादातर युवा आते हैं। तो युवाओं पर देश का भविष्य टिका है, और नेहरू युवा केंद्र आप जैसे युवकों को तराश कर देश सेवा के लिए आगे भेजता है, राष्ट्र भावना आपके दिल में जगाता है। 2-3 विषय सुरेंद्र जी ने कहे। सबसे पहला स्वच्छता का। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, स्वच्छता उनका सबसे फेवरेट विषय है। तो स्वयं जहाँ भी जाते हैं आपने देखा होगा, अगर उन्हें कोई गंदगी दिख जाती है कहीं, तो स्वयं उसको उठा करके कूड़ेदान के अंदर डाल करके आते हैं। वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमेशा कभी भी किसी व्यक्ति को भाषण दे करके आप नहीं समझा सकते। यदि आप स्वयं उस काम को करेंगे तो सामने वाला भी प्रेरित होगा कि जब मेरा देश का प्रधानमंत्री स्वयं सफाई कर रहा है तो मैं भी सफाई करूँ। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। सफाई से, स्वच्छता से देश भी साफ रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, सब कुछ। देखिए सफाई में बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि गंदगी होगी बीमारियां फैलेगी, गंदगी होगी डॉक्टर के जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। जब गंदगी होगी तो मक्खी आएगी तो बीमारी लेकर के आएगी। इसलिए अपने आसपास हमेशा सफाई रखें। प्रधानमंत्री का जो मिशन है सफाई के लिए, उसमें उनके यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो सब सरकारों से कहते हैं, चाहे पक्षी हो चाहे पक्षी हो, कि सफाई हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी भी गांव में थोड़ा सफाई पर कम ध्यान है। शहर के लोग तो जागरूक हैं, गांव में अभी भी सफाई पर कम ध्यान है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने गांव के अंदर भी सफाई पर बहुत ध्यान दिया है। पहले लोग खुले में शौच जाते थे, उससे गंदगी होती थी। खुले में शौच गए, वही मक्खियाँ घूमती थी, वही मक्खी थोड़ी देर में घर में आकर खाने पर बैठती थी, उससे बीमारियाँ फैलती थी। मेरे प्रधानमंत्री ने कोई गांव में घर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ शौचालय ना बनवाया हो। लोग ने शौचालय स्वतः नहीं बनाया, सरकार ने उसके लिए 12,500 रुपये की सब्सिडी प्रत्येक घर में दी है। पहले गांव में लोग शादी नहीं करते थे, अपनी बेटी को गांव में शादी के लिए करने को माँ बाप तैयार नहीं होते थे। कहते थे मेरी बेटी शहर में रहती है, वो तो शौचालय यूज करती है, गांव में तो आपके घर में टॉयलेट नहीं है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर इस सारी कुरीति को भी खत्म कर दिया। आप सोचिए गांव में शौचालय ना हो, बहन बेटी को रात को 2 बजे 1 बजे 12 बजे पेट खराब हो जाए, दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी में जाना हो, कैसे जाएगी? आप पीड़ा सोचिए, कैसे वो अपने आप को रोक पाते हो सुबह दिन निकलने के लिए। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को बहुत संज्ञानता में लिया और सबसे पहले इस पर कदम उठाया। आज मेरे देश में हर जगह शौचालयों की भरमार है। कोई जितने शौचालय आजादी से लेकर अब तक बने, उससे ज्यादा शौचालय इस 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसलिए मोदी जी जो कहते करते हैं वो खाली कहकर छोड़ते नहीं है। इसलिए हमारा भी फर्ज है, हम जिस क्षेत्र में जाए लोगों को प्रेरित करें, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माता को, अपने पड़ोसी को। अभी भी लोगों की आदत है जमादार को बुलाकर कूड़ा नहीं देंगे, कूड़े की गाड़ी घंटी बजाकर चली जाएगी, उसमें कूड़ा नहीं डालेंगे, लेकिन जैसे अंधेरा होगा थैली को बांधेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे। बहुत गंदी आदत है, इन आदतों को हमें सुधारना चाहिए। हम गाड़ी में बैठते हैं, चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट गाड़ी का शीशा खोला, उड़ा दिया। कोका कोला पी, कैंपा पी, खाली कैन को गाड़ी का शीशा खोला, बाहर फेंक दिया। ऐसा ना करें। गाड़ी में ये डस्टबिन रखें, कपड़ा रखें, थैली रखें, जब आप घर जाए कूड़े को कूड़ेदान में डालें। हमेशा अपने घर से सफाई की शुरुआत करें। अपना घर साफ होगा, अपना मोहल्ला साफ। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप लोगों को रोज शिक्षा देते हैं सफाई करिए। आपके पड़ोस में भी कूड़ा पड़ा है, कल ही सुबह आप झाड़ू लेकर के उसको सफाई करने लग जाना, उस कूड़े को उठा करके फेंक देना। आपकी प्रेरणा से 4 लोग और उस काम में आपके साथ लग जाएंगे। क्योंकि काम, गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे पहले काम को स्वयं करो, फिर आपके साथ लोग आएंगे। हम क्या करते हैं? हम खुद तो करते नहीं है, लेकिन दूसरों को प्रेरित करते हैं। दूसरा वाला प्रेरणा किससे लेगा? जो प्रेरणा दे रहा है पहले खुद तो काम करे। इसलिए सफाई के अंदर अपने आप से काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय था पानी
रेनी वाटर का। रेनी वाटर को संकलित करना भी ये बहुत जरूरी है। क्यों? दिन पर दिन पानी का भूजल का जो लेवल है दिन पर दिन गिर रहा है। पानी, जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतनी की पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है। पहले क्या होता था? पहले कंक्रीट का जाल नहीं था। पहले बारिश आती थी, थोड़ा सा अगर 500 गज का प्लॉट होता था, 100 गज कंस्ट्रक्टेड होता था, 400 गज कच्चा पड़ा होता था। खाली बारिश आती थी, जमीन में पानी भरा, वो नीचे जमीन में चला जाता था। आज कच्चा है ही नहीं, सड़कों के साथ भी पक्का है। पहले थोड़ी सी सड़क पक्की होती थी, सड़क के दाएं और बाएं दोनों तरफ कच्चा होता था। बारिश आती थी, पानी नीचे चला जाता था। अब पानी नहीं जाता क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट का जाल है, चारों तरफ कॉलोनियां बस गई है, खेत बच्चे नहीं है। जो बरसात का पानी है वो सीवर की राह पर जाकर, सीवर के साथ जाकर गंदे पानी में मिल जाता है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत जोर देना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग थोड़े बहुत दिन में सरकार अभी कंपलसरी करने वाली है कि जो भी मकान को बनाएगा, मकान के बनाने का नक्शा जब पास कराएगा, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम क्या रखेगा ये बताना जरूरी होने वाला है। क्योंकि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, एक एक बूंद पानी की जरूरी है। आप सोचिए, आप युवा हैं, आपको चाहे कितना बढ़िया खाना मिल जाए, यदि आपको प्यास लग रही होगी, आप मांगोगे एक गिलास पानी दे दो, आपकी माता पानी की जगह आपको खाने के लिए चाहे कोई भी लजीज व्यंजन ले आए, आपको बड़ा गुस्सा आएगा। मांग तो पानी लाई हो, ला रहे हो तो मिले। क्योंकि पानी भी जीने के लिए बहुत जरूरी, जैसे वायु जरूरी है ऐसे पानी भी जरूरी है। बिना पानी भी, जल के बिना जीवन नहीं है। इसलिए पानी का संचय करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोगों को प्रेरित करें, जो थोड़ा बहुत कच्चा एरिया रख सकते हैं रखें, जहाँ बागवानी करते हैं वहाँ साफ सफाई रखें। पानी आए, पानी जमीन के अंदर जाए। जब पानी जमीन में जाएगा जब भी भूजल बढ़ेगा। भूजल का स्तर क्यों कर रहा है? हम रोज दोहन कर रहे हैं, जगह जगह हमने ट्यूबवेल लगा दिए, जगह जगह हमने घर में बोरिंग कर लिए, उस पानी से गाड़ियाँ धोते, वो जो पानी बचता है बच्चा वो नाली में चला जाता है। बहुत अच्छा प्रयास नेहरू युवा केंद्र करता है। युवाओं में नई नई बातें, नए नए विषय पर लेकर आपसे वाद विवाद किया जाता है, आपको समझाया जाता है। आप देश का भविष्य है। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं को तराशने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। युवाओं में देश के बारे में चिंतन डालने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताया जाता है आपकी समाज के प्रति, आपकी देश के प्रति, आपकी राष्ट्र के प्रति क्या क्या जिम्मेवारी है। क्योंकि हम युवा हैं, हमें सोचना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री कितना काम करता है। हमारा प्रधानमंत्री दिन में 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे। कोई छोटा से छोटा काम प्रधानमंत्री उससे बचता नहीं है। प्रधानमंत्री सुबह 6 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 5 घंटे उसके अतिरिक्त कभी छुट्टी नहीं मनाते। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरा प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने किसी कंट्री में गया, मेरा प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने कुल्लू मनाली शिमला मसूरी कभी गया, क्योंकि उस व्यक्ति के पास फुर्सत ही नहीं है। इतना चिंतन करते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए। यहाँ देश की छवि देश में नहीं, विदेश में अमेरिका जैसा कंट्री भी भारत की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। ये मेरे प्रधानमंत्री का देश के प्रति किए हुए कार्य का फर्क है। आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता हो, उस देश के युवाओं की जिम्मेवारी बढ़ती है। हमको आगे बढ़कर काम को करना चाहिए, हमको जिम्मेवारी को स्वयं समझना चाहिए। कोई हमको टोके हम उस काम को करें, अच्छा नहीं है। हमारे को स्वयं विवेक से काम करने चाहिए और ऐसा काम दिन में हम सोच करके करें। डेली हम नित्य प्रति 2-4 अच्छे काम करें। क्योंकि अच्छे काम की भी परिभाषा होती है, हम फॉलो करते हैं जबरदस्ती। अब आजकल फेसबुक का जमाना है, एक कोई लकीर पीट रहा है। एक मुझे चुटकुला याद आ गया, एक मास्टर था, उसने बच्चों से कहा बच्चों डेली कोई अच्छा काम करने चाहिए। बच्चों ने कहा ठीक है मास्टर जी। बाद में बच्चों ने कहा मास्टर जी क्या करना चाहिए? उन्होंने कोई जल रहा उसको बचाना चाहिए, तो बुढ़िया सड़क ना पार कर रही हो उसको सड़क पार करनी चाहिए। बच्चे 2-3 दिन तक सोचते रहे, कोई मिला नहीं। एक दिन एक बुढ़िया मिल गई, सड़क पार कर रही थी। एक बच्चे ने पकड़ा, उसको हाथ पकड़ के उधर ले गया। बच्चे बहुत सारे थे, उन्होंने कहा यार मास्टर ने कहा कुछ काम करने से करना हमें भी चाहिए। अब दूसरे बच्चे ने बुढ़िया को उधर से पकड़ा, उधर छोड़ दिया। लास्ट में सारे बच्चों ने उसी बुढ़िया को पकड़ा और छोड़ दिया। आज सब क्लास में आए, मास्टर जी पूछा बेटे को अच्छा काम किया? मास्टर जी के क्या किया कि मैंने बुढ़िया को सड़क पार कराई। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया?
कि मास्टर जी मैंने गुड़िया को सड़क पार कराई, मास्टर जी ने माथे में हाथ मारा, कहले बच्चों बताओ तुम्हें इतनी गुड़िया मिल कहाँ से गई? कहले मास्टर जी गुड़िया तो एक ही थी, हमने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको धक्के लगा दिए, क्योंकि आपने कहा था कि अच्छा काम करें, ऐसा अच्छा काम मत करिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए, दिखाने के लिए, मास्टर जी को जवाब देने के लिए हम वो जो एक काम नहीं किया वो सब उसी को कर लेते हैं। काम वो है जो हमारा दिल कहे कि हाँ मैंने ठीक किया है। किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जीवन में अगर आपको सफलता पानी है, आप एक लक्ष्य बना करके चलिए, वो हर काम अच्छा है जिसको मेरा दिल सेटिस्फाइड है, जिससे मेरा मन सेटिस्फाइड है। दूसरों के लिए मत कहिए कि वो मेरी तारीफ करेगा, इसकी कभी चिंता मत करिए। कभी कोई किसी की तारीफ करता ही नहीं है। जीवन में ध्यान रख लेना, कभी उड़ेलने का प्रयास कर रहा है। मैं नेहरू युवा केंद्र के सभी जितने हमारे अधिकारी हैं उनको साधुवाद देते हुए आप सभी युवाओं को उन्हें बधाई देकर अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा जल शपथ दिलवाएंगे, तो सभी अपना सीधा हाथ आगे करें, ऐसा सर बोलेंगे, ये बात आपको रिपीट कर। ये शपथ इसलिए दिलाई जाती है कि याद रहे कि हमें जीवन में हमने एक शपथ ली थी। तो सभी मेरे पीछे बोलेंगे, मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह शपथ भी लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचय करूँगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसके व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। भारत माता की जय। सभी फोल्डर से पेम्पलेट निकालेंगे और पेम्पलेट को सीधा रखेंगे। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे खोल लीजिए, ठीक है? काले नहीं ऐसे खोलो। जानकारी देनी है, पानी क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कब को बचाना चाहिए, किन किन बातों से बचाना चाहिए और एवं पानी के विषय में पूरी अधिकतर जानकारी देनी है। तो कृपया आप इसे सब लोग एक बार पढ़ लें और पढ़ने के उपरांत उसी आधार पे आप ना अपने आसपास अपने परिवारजनों को, मित्रों को इसके पानी बचाने के बारे में कर सकते हैं। तो कृपया इसी तरह आप अपने सब लोगों को, यूथ क्लब को, यूथ को पोस्टर दिए गए, पंपलेट दिए गए, अपने अपने एरिया में चिपकाएँ उसको और अधिक से अधिक लोगों को बांट के इसका प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुनः हम इस पर इसी कड़ी में दोबारा से माननीय गोयल साहब के कार्यक्रमों से द्वारा लास्ट टाइम विमोचन हुआ, आज पुनः इसको प्रक्रिया को बढ़ा। धन्यवाद। क्लीन इंडिया के ऊपर है। देश की सफाई एकमात्र सफाई करने मतलब सबकी जिम्मेदारी है। सबको एक वो है जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर हम लोग इसको अपना मानते हैं। सबको सफाई रखनी चाहिए। सफाई हमारे घर या आंगन या हमारे पड़ोस की नहीं होती। सफाई हमारी एक सोच होती है, हाँ हमें सोच से संबंधित है और हमें ये करनी है, हमारी एक प्राइम ड्यूटी है।
इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, हम इसे एक लेवल तक ले जाते हैं कि हाँ हम इसको एक दे सकें, एक जागरूक के बेस पे इसे ले जा सकें। हमारे जब गांधी जी थे तो गांधी जी जब आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में, तो वो सुबह 4 बजे उठते थे और सबसे पहले अपने आप को क्लीन करते थे। उनको एक रूम भी प्रोवाइड उन्होंने अपने लिए किया हुआ था, उसकी क्लीन करते थे और लोगों को मैसेज देते थे, जितना तुम क्लीन रहोगे, जितना तुम अपने आसपास को क्लीन करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है। और अपने आप को क्लीन करने के अकॉर्डिंगली तुम अपने दूसरे लोगों को भी मैसेज दो और इस मैसेज को आगे से आगे तक पहुँचाओ, ताकि तुम लोग क्लीन रह सको, तुम लोग सेफ रह सको और तुम्हारी जर्नी सेफ रह सके। तुम लोग वायरस भी वो जो छोटे छोटे आजकल ये मक्खी वगैरह उड़ती है, उससे एक दूसरे को डस्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा लोग बाग अपने आप को फिर मतलब कि कहने का अर्थ है बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं। छोटी छोटी बीमारियां पता नहीं कब कितनी बड़ी बन जाए, हमें खुद को नहीं पता होता। तो इसलिए क्लीन, अपने आप को क्लीन रखो, अपने इतिहास को क्लीन रखो, अपने घर को क्लीन रखो, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अपने आप को क्लीन और अपने आप को नीट बनाओ जितना हो सके, और अपने एरिया को, अपने घर को, अपने आंगन को, अपने आस पड़ोस को साफ रखो, ताकि आप लोग बीमारियों से इतना दूर हो जाओ कि बीमारियां तुम्हारे पास आने से भी डरे और कहें कि भाई ये बंदा क्लीन है, इसके पास ही नहीं जाना है। और सदन कितने हैं? लोकसभा राज्यसभा 2 है, 2 सदन। 2 सदन, उसमें संख्या कितनी होती है? लोकसभा में कितनी है? कितनी? हाँ, 545 सीटें हैं। और राज्यसभा में हमारा जो टॉपिक है वो स्वच्छता के ऊपर है। तो पक्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि स्वच्छता के ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री। आज पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आप सभी का युवावासी उसमें योगदान दे, इस बात के लिए जगह जगह पर पोस्टर और लोगों को ये सूचना दी जाती है कि स्वच्छता के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक बन चुका है स्वच्छता का, कि लोग अपने घरों पर तो साफ सफाई कर लेते हैं, पर बाहर सड़क पर, पार्क में या कहीं पर भी अपना कोई भी सामान या कोई भी खाने वाली ऐसी चीज़ फेंक देते हैं, जिससे उससे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। बरसात आने पर वो भीग जाता है और उसमें मच्छर मक्खी वो बीमारी पैदा करते हैं। इससे मैं यही कहूँगी कि युवा जितने भी यहाँ के हैं हमारे भारत के, इस पे योगदान दें और अपना सारा सहयोग दें। जैसे NY के हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है, आपको हर वक्त पर ये सूचना देता रहता है कि स्वच्छता अभियान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अपनी साफ सफाई, देश की साफ सफाई, ये बहुत इसमें योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को ये परिचित कराना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस स्वच्छता अभियान की बात की है, ये स्वच्छता अभियान केवल और केवल आभासी रूप में दिखाई दे रहा है। यथार्थ पर यदि हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े गांव जो हैं, आज भी वहां तक स्वच्छता अभियान की केवल बात और चर्चाओं की बात तो छोड़ दीजिए, वहां तक सोच भी नहीं पहुंची है। आप ये बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की, देश स्वच्छ हो, बीमारी से मुक्त हो, रोगाणु रोग दूर दूर तक सब जगह, मतलब अस्पताल में जिस तरीके से भीड़ रहती है, ये सारी चीजें कोई नहीं चाहता इस तरीके की स्थिति और माहौल देश में बने। लेकिन स्वच्छता अभियान की आज प्रधानमंत्री जी ने बात तो रखी, लेकिन इनका एजेंडा क्या है, इनका विजन क्या है कि स्वच्छता अभियान को कैसे लागू करेंगे। वो देश जहाँ पर 70 से 75% साक्षर लोग हैं, शिक्षित भी नहीं है, ऐसी स्थिति में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं तो ये बन करके उभरेगी स्वच्छता अभियान को लेकर। अगर स्वच्छता अभियान की बात की जाए तो देखा जाता है जैसे शौचालय की बात होती है कि हमने शौच मुक्त भारत कर दिया है, लेकिन सोपान जोशी एक बहुत बड़े गांधीवादी विचारक हैं, वो लिखते हैं कि जल थल मन उनकी एक किताब है,
उस किताब में दिखाते हैं कि जो मल जो है, जो हम जमीन मतलब खुले में जब हम शौच करते थे, जब हम खेतों में जाते थे शौच करने, तो वो शौच जो है खाद के रूप में मिट्टी में मिल जाती थी, फर्टिलाइजर अच्छा जो है उपजाऊ मिट्टी बनती थी। लेकिन जब वही शौच एक शौचालय के रूप में जाती है, ये शौचालय की तरह बनती है, तो कहीं ना कहीं उस उर्वरकता की बात, उर्वरकता का प्रश्न उठता है। अब बात आती है स्वच्छ भारत की, तो स्वच्छ भारत को लेकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने इतना करोड़ या इतना 1000 करोड़ क्लीन गंगा को लेकर के पास किया, क्लीन यमुना को लेकर के पास किया, लेकिन कहीं वो जमीनी रूप से दिखाई नहीं देता। गंगा में आज भी गंदगी है, प्रदूषण का स्तर इस तरीके से बढ़ गया है कि गंगा का पानी जो है उठा करके पी नहीं सकते। यमुना तो पता ही नहीं चलती कि यमुना है कि या नाले का पानी। दिल्ली की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस तरीके से है कि दिल्ली की स्थिति में केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत के अभियान को लेकर के पानी बचाओ को लेकर के योजना चलाई जा रही है, ऐसे में यमुना और गंगा को लेकर के प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है? यमुना और गंगा को लेकर के ऊपर आपका सुझाव पूछा है, जवाब दीजिए। 2 अक्टूबर को अभी गंगा यमुना यहाँ के युवा, एनवाई के युवा और जगह जगह के हमारे युवा आज यमुना साफ करने गए थे। वहाँ की तटीय रेखा को साफ किया था, यमुना रेखा को साफ किया था और वहाँ की जो गंदगी है हमने वहाँ साफ किया था। वक्त रहते सब साफ होगा। हमने ये कहा था कि 2022 में हमारा भारत स्वच्छ भारत होगा, और 2022 में ये हमारा पूरा ये रहेगा कि हम 2022 में अपना जो है स्वच्छ भारत कर सकें। और रही बात यमुना गंगा की, उस पे काम चल रहा है। वित्त मंत्री का जो सहयोग है, बजट है, उसको पास हम करेंगे आगे चलकर। और ये बात सच है कि स्वच्छ भारत पर हमारा पूरा योगदान रहेगा, पर उसमें 2022 तक वक्त लगेगा। वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ हमारी संसद पार्टियां हैं और हमारे कुछ क्लब वगैरह हैं, युवा नेहरू क्लब जैसे संगठन हमारा है। तो इसीलिए हम 2022 तक जो हो पाएगा हमारा वही हो पाएगा। इस सदन में बात उठाई गई। अब अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि डिफेंस जो है देश की नीति को तय करता है। एक्सटर्नल अफेयर के बाद डिफेंस की बात आती है, क्योंकि आंतरिक खतरों से जो है हमारा देश तो जूझ ही रहा है, लेकिन बाहरी खतरों से कैसे जूझेगा? हमारे आसपास के पड़ोसी देश जो हैं किस तरीके से धाक जमाए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, लगातार सैनिक शहीद हो रहा है। सेना लगातार उन सभी सदन के अंदर चर्चाओं को, विषय को लेकर सेना बार बार प्रयास करती है कि हमारी आवाज़ को संसद तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो चुप बैठी है। आधुनिक हथियारों से लैस हमारा पड़ोसी देश लगातार जो है हमें आंख दिखाता रहता है। जो अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग सदन के अंदर जो बात रखी गई, अस्त्र और शस्त्र का जो प्रयोग 71 में होता था, वो आज भी हो रहा है। क्या है आखिर? आधुनिकता को लेकर के रक्षा मंत्री जी का आगे का विचार क्या है, ये सदन जानना चाहता है, बताइए। माननीय रक्षा मंत्री जी, विपक्ष के नेता आपसे देश की रक्षा नीति के ऊपर जवाब चाहते हैं, और जो वर्तमान में सीमा विवाद चल रहा है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं, बताइए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं, छिड़ रहे हैं, ये के माध्यम से अनुमति लेती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि जैसा आपने बोला कि हमारे दुश्मन धाक जमाए बैठे हैं तटीय क्षेत्रों पर, तो धीरे धीरे इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 14 फरवरी को एक वो हुआ था, क्या नाम, पुलवामा का, तो उसमें भी उन्होंने स्ट्राइक रेट दिया था कि वो राफेल जाके वहाँ पे बम गिराती है। तो इस चीज़ पे धीरे धीरे प्रयास होगा। ये तो है नहीं कि हर चीज़ एकदम से स्टार्टिंग से जाकर और हर चीज़ तुरंत हो जाती है। अब इतनी आबादी है, उस हिसाब से तो धीरे धीरे होगा। ये तो है नहीं कि एक बार में हुआ। छोटी मोटी जनसंख्या है हमारे देश की, और जो साथ ही साथ
10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी पूरी जनसंख्या का जो भी, जैसे आप हम पे बोल रहे हैं कि हाँ ये हमने बोला है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उस पर उन लोगों का कोई भी क्या नाम, आप जैसे उनका कोई भी काम नहीं है, तो आप ऐसे कैसे पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ उनका कुछ नहीं, वो उनका कुछ योगदान नहीं है। आपका क्या काम है कि आपका काम सिर्फ यही है कि हाँ हम पे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब निशाना साधना। आप भी तो इस चीज़ का वो देखें कि आप भी तो संसद या पार्टी के हकदार हैं पूरे, तो आपने आज तक क्या किया है? आपने तो बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए हैं, आपने कुछ किया अपनी तरफ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनके टाइम में जैसे कि हमारी चीन है, गलवान घाटियाँ, जैसे भी हमारी पुलवामा अटैक, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, और जैसे हमारे सैनिक मरे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इन हमारे टाइम में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्लासी का युद्ध सबसे पहले युद्ध माना गया। पहले अनुमति ली। मैं आपसे अनुमति लेती हूँ अध्यक्ष। और उनको सर्टिफिकेट दिए नहीं। प्लासी का युद्ध हुआ था सबसे पहले, उसमें हमारी कोई पार्टी का संसद नहीं था। उस वक्त का था गांधी जी थे, उस वक्त उधर नेहरू जी थे, और जो हमारा दूसरा हुआ था वो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान युद्ध हमारा पहले जो हुआ था, हमारा जो सिटी का जो था कि उधर पाकिस्तान है इधर ये है, उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे, पर उसमें थे तो भाई भाई कौन के। आज भी यही नारा चलता आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उस वक्त भी भाई भाई थे, पर जो भी था हिंदू मुस्लिम लड़े, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है ना। उसमें उन लोगों को, मुसलमानों को, पाकिस्तानों को अपना हक चाहिए था, तो हमने दिया ना। उसमें ये तो हमने कहा नहीं कि ये लड़ो मरो खून बहाओ, ये कहा था हमने? बोलो। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का मैं जवाब देना चाहूँगा। पहले बात तो हम इतिहास के विद्यार्थी है नहीं कि आप इतिहास की शिक्षा युद्ध बोला है, पूछा है कि आपका विजन क्या है, वीर बता रहे कि हमारी बात दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से युद्ध का माहौल बन रहा है, हमेशा लगातार जो है पड़ोसी देश जो है सीमा के अंदर घुसपैठ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ कहते हैं कि ठीक है। अभी 40 लोग आर्मी के लोग जवान जो शहीद हुए थे, उसमें एक्शन लिया गया था। रात के 12 बजे हमने वहाँ पर बम फेंके थे। ऐसी बात नहीं हमारा एक्शन नहीं होता, एक्शन होता है, पर आप लोग सोते रहते हैं, विपक्ष सोता रहता है। हम क्या करें इसमें? विपक्ष कभी सोया नहीं है, विपक्ष जो है सोता रहता है विपक्ष, ये बात सच है, सोता रहता है। आप लोग काम ही ना करें, विपक्ष का काम है क्वेश्चन उठाना, दूसरों को बर्बाद करना। प्रधानमंत्री जी की बात को सदन के अंदर नोट किया जाए। इंतजार करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से नेता लोग जो इनके साथी लोग हैं प्रधानमंत्री जी की हर बातों पे, चाहे वो सही कहें चाहे गलत कहें, बस उनको ताली बजानी है तो बजाएंगे, ठीक है ना। और वही हिसाब किताब है। प्रधानमंत्री जी आपके तो बजाते हैं ना, इससे ये नहीं हो जाता है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मैं बताना चाहूंगी कि जल थल वायु की सेनाओं की जो भी हालत है ना, आपके कार्यकाल से बहुत बेहतर है इस टाइम पे। विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूँ। मेरा भी क्वेश्चन था। मेरा अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी वो परमिशन लेना चाहूँगी, और मेरा प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हो कि आपने क्यों कर रहे हैं, अभी तक उनका 100वां दिन हो गया बैठक का, बट आपने अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पाया? इतनी आप उनके साथ बैठक कर रहे हो, तो आपने अभी तक उसका हल क्यों नहीं निकाला? अभी भी वो आपकी बात से सहमत नहीं है किसान, ऐसा क्यों है? किसान आंदोलन शांत हो, पर किसानों को कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे हैं। पर ये बात सच है कि वक्त आने पर हम उन्हें वो चीजें देंगे। ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहे हैं कि वो उन चीजों को वो चीज नहीं मिलेंगी, दी जाएंगी, पर वक्त आने पर दी जाएंगी। एक साथ हम सबको ये चीजें नहीं दे सकते, हमें और भी चीजें वो करनी होती है, प्रोवाइड। किसानों को तो ये समझाया जा रहा है ना कि उनकी खेती आप ले लोगे, मतलब उनकी खेती को आप अपने अंडर में लेके, और उनकी जितनी भी खेती होगी उसको गवर्नमेंट ले लेगी, और जितनी कमाई होगी उसमें से 50% उन्हें मिलेगा, और बाकी सब वही ले लेगी गवर्नमेंट। तो
तो किसान ये चाहते हैं कि जो हम खेती करते हैं, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, हमारा काम है खेती करना, गवर्नमेंट का नहीं है, तो हम जो खेती बोलते हैं उसको बेचना चाहते हैं। आप अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री जी के एक साथी ने, यानी हमारे सदन में बैठे साथी ने कहा कि जल, थल और वायु तीनों सेना बहुत सशक्त हो चुकी है हमारे काल में। मतलब पूर्व गवर्नमेंट से जल, थल, वायु सेना बहुत सशक्त हो चुकी है। लेकिन ये भी तो देखिए महंगाई कितनी ऊपर चली गई है। जो अंडे बेचने वाला है, जो पंचर बनाने वाला है, जो सड़क पर जो है चाय मट्ठी बेच रहा है, वो कैसे अपने घर का गुजारा चलाएगा जब पेट्रोल 100 रुपये जा रहा है? तो उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी का कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। जो 3 रुपये किलो चावल और 4 रुपये किलो गेहूं का झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। ऐसे में देश की स्थिति क्या है? कोरोना जैसी घटना के बाद भी, आप जवाब सुनिए। कोरोना जैसी घटना के बाद भी मेरे मित्र इतने विचलित हो चुके हैं महंगाई से कि जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगी कि अभी जो भी ये है पूरी कोरोना की जो घटना काल है, उसके बाद भी हमारा देश काफी बेहतर है महंगाई के मामले में। अगर आप दूसरे देशों से देखें, फ्री में कितने लोगों को खाना मिला है जिनको खाना नहीं मिला था। अब कुछ तो महंगाई का वो है, उसमें भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम लोग कार्य नहीं कर रहे। सर, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कार्य क्या कर रहे हैं? जब चिल्ला के बोलेगा तब अब यही है हो गई है पीर पर बस सीपी करनी चाहिए, महंगाई कोई गुंजाइश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महंगाई के मुद्दे में प्याज के रेट भूल गए क्या? सोने की डिब्बियों में बिकता था प्याज आपके कार्यकाल में। विपक्ष में कौन था ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके आगे ही कोई ऐसी सर्विस हो या कोई ऐसे गुड्स हो या कोई ऐसा रॉ मटेरियल हो जो महंगा ना हुआ हो। सैलरी वही है और महंगाई जो है सैलरी के 4 गुना पहुंच गई है। कैसे गरीब आदमी जिएगा? अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सामान्य सा प्रश्न है, मैं उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ जो अंतिम वर्ग बैठेगा, ठीक है? पक्ष की तरफ अपनी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप अपने सभी पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह रखते हैं हमारे ऊपर, तो सरकार आपकी है तो जवाब भी आपको ही देना होगा। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री का नारा ये नहीं गरीबी हटाओ, प्रधानमंत्री जी का नारा ये है कि गरीबों को ही हटा दो। कभी गरीबों की बात करते ही नहीं है प्रधानमंत्री जी। जैसा इन्होंने बोला कि गरीबों को हटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, वैसा आपको सभी को पता होगा कि अभी उन गरीबों के लिए ही शौचालय बनाए गए हैं। तब क्यों नहीं क्या नाम था प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बचाना चाहते हैं तो शौचालय बनाया, गरीबों के लिए तो बनाया। लाना चाहते हैं आप और कुछ नहीं चाहते आप, गरीबों को हटाना ही चाहते हैं आप। ऐसा ये विपक्ष सोच रहा है कि हम गरीबों को हटाना चाहते हैं। जनता से ही तो ये राजनीति चल रही है। और जैसा इन्होंने बोला, एक यहाँ पे मेंबर ने बोला कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मंत्री जी ने बोला कि किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे तो अभी मोदी जी ने CAC का जो वो था, NRC का वो चलाया था, उसमें भी तो यही था। उसमें भी तो लोगों को गलतफहमी हुई थी कि वो ये चाह रहे थे कि कानूनों का निर्माण करने से गरीबी नहीं हटती। लेकिन ऐसा तो नहीं है। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनको निकाला जाएगा, ना कि ये है कि वो सबको निकाल देंगे। कानूनों के निर्माण से गरीबी नहीं हटती। क्यों नहीं हटती है? नहीं हटती। क्या रीजन है ये मुझे आपकी बताइए। सरकार सिर्फ कानून ही निकालती है, गरीबों को कुछ नहीं देखती है। कोई बात क्या नहीं दिया है गरीबों को? स्कूलों में पैसा नहीं मिल रहा है बच्चों को, क्या नहीं मिल रहा मुझे ये बताइए। किसानों से मिलने गए प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं गई? कौन गए? उनकी सुनवाई की गई? हाँ की गई। इतने लाखों करोड़ में बैठे हुए हैं जो उनकी कोई बात की गई? क्या बात की गई? अगर किसान ही नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? जब भी तो मैं बोल रही हूँ, अगर हम किसानों से ही दंगा वगैरह कर लेंगे तो हमें आगे जो हमारा अन्न वगैरह वो कहाँ से आएगा? तो दंगे की बात आप ही कर रहे हो, मतलब दंगे से दंगे क्या? आप ही तो बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय शांति बनाए रखे, कृपया शांति बनाए रखे। आपके बीच में बड़ा ना बनाया जाए।
सदन को अखाड़ा न बनाए, एक-एक करके सवाल जवाब करते रहें प्लीज। जी महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूँ किसान आंदोलन के बारे में। क्या मैं कह सकती हूँ? बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान जो आंदोलन है वो अब तक चल रहा है और कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई हल क्यों नहीं निकला? बीजेपी सरकार ने कोई हल ही नहीं निकाला है। आप मुझे ये बताइए कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा, जबकि किसानों ने ये तक कह दिया है कि हमारा जो आंदोलन है दिसंबर में शुरू हुआ था और दिसंबर तक ही चलेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। आपकी अनुमति हो तो मुझे बताइए। आप विपक्ष वालों के पास क्वेश्चन उठाने के अलावा कुछ और काम है? सरकार है, आपकी सवाल देना पड़ेगा। सरकार हमारी है, पर आप भी इसके शांति बनाए। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। हाँ, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। कि अगर सवाल ही नहीं करेंगे हम तो काम कैसे होगा, हमें जवाब कैसे मिलेगा? तो विपक्ष का काम ही होता है कि हम सवाल करें और सरकार जो हमें जवाब दे। आपसे निवेदन है कि मैं बिल्कुल बोलिए। जैसा इन्होंने बोला कि किसान आंदोलन का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, वो कैसे कब से वो बैठे हैं और कब तक। आप जानते होंगे अभी NRC का और NCA का उसका भी कोई वो नहीं निकला था। जब वो कोरोना वायरस हो गया और दंगे हुए थे दिल्ली में तब वो शांत हुआ था, उनका भी कोई हल नहीं निकला था। तो जो इतनी जल्दी किसान आंदोलन का भी हल निकल जाएगा। हर चीज टाइम से होती है तो टाइम थोड़ा लगेगा ही हर चीज। तो कब तक टाइम लगेगा? अब तक कई बैठकें हो चुकी जब तक NRC का अभी तक नहीं निकला है तो उसका भी कुछ सबसे बड़ी बात ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो तो अभी लागू ही नहीं किया गया, उसके ऊपर तो कोई कानून ही बना अब तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि MSP जो है वो लागू मतलब हो गया, मतलब हम मान लेते हैं, लेकिन लिखित में भी तो कुछ होना चाहिए। किसने बोला ठीक, आज सदन में काफ़ी सारे मुद्दे रखे गए। पक्ष में विपक्ष वालों ने काफ़ी सारे सवाल उठाए जिनका बखूबी जवाब दिया गया है पक्ष की तरफ से। स्वच्छता के ऊपर, जल संरक्षण नीति के ऊपर, देश की रक्षा नीति जिसमें गृह युद्ध और सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ है, महंगाई के ऊपर, कोरोना महामारी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े किए विपक्ष ने, जिनका सत्ता पक्ष की ओर से बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया गया है और शायद आशा करते हैं सभी सहमत होंगे। तो जो सहमत है वो अपना हैंड रेज करें। पक्ष को हाथ उठाए। जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुमत का शासन है और सभी लोग सहमत हैं। बिल को पास किया जाता है, पक्ष वाले भी खड़े कर लो, बिल को पास किया जाता है और सदन की कार्रवाई को इस तरह ही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा डिबेट रहा। अब मैं आग्रह करूंगा अपना मोहित जी, गजेंद्र जी और माननीय मुख्य अतिथि श्री मोहन गोयल जी से कि क्योंकि बच्चों ने अच्छा डिबेट किया है और अच्छी मेहनत की है, तो आप तीनों एक जज के रूप में कृपया बताएं कि ओर से समझना है सर। मैं सीट पर साइन करवा दूँगा। मैं मोहन सर से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने संसद चलाई है तो सर भी अपने कुछ विचार आपके सामने आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए, तो क्या देश का भविष्य है। अभी किसानों का विषय आया, इसलिए मैं किसान और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 11 बैठकें किसानों के प्रतिनिधियों के साथ की। आपको जानकारी बता दी क्योंकि आप समाज में संशोधन बिल में कमी क्या है, ये पर सदन के बाहर बार बार कह रहे हैं यदि इस किसान बिल में कोई कमी है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि क्या चीज है तो किसान को पहले मिलती थी और नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा MSP नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने MSP जारी रहेगी। यदि उससे छोटे किसान का हित होगा तो बुराई क्या है। लेकिन कुछ लोग सत्ता की भूख के लिए
इतना नीचे गिर चुके हैं। जैसे भी आप डिबेट में कह रहे थे, पहले एक बिल आया था CAA और NRC बिल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज 1.25 साल हो गया, एक भी ऐसा अल्पसंख्यक व्यक्ति जो कह दे भारत में मेरी नागरिकता छीनी है, आज नागरिकता मिली है, किन लोगों को मिली है, उस बिल में एक संसद ऐसे हिंदुस्तानी जिसमें सिख, हिंदू और क्रिश्चियन, जो और मुल्क चाहे ईरान था, चाहे पाकिस्तान था, चाहे बांग्लादेश था, वहाँ उनको एडजस्ट नहीं किया गया, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं जिससे देश के लोगों को संदेश मिले कि उन्हें राष्ट्र जाकर हम खरीदें। मेरा प्रधानमंत्री गरीब लोग, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित युवा और महिलाओं के लिए 24 घंटे काम करता है। इसलिए आपको जानकारी लेनी चाहिए, अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, फिर भी जानकारी न मिले गूगल पर सर्च करिए। मेरे प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ किसी जब सड़क बनती है, सड़क पर रहीम भी चलता है, सड़क पर राम भी चलता है, सड़क पर सरपंच भी चलता है, सड़क पर जॉर्ज भी चलता है। जब स्कूल बनता है सबको दाखिला मिलता है, जब राशन बढ़ता है, कोरोना में कोई जाति देखकर राशन नहीं बढ़ता, सब लोगों के खाते में 10 महीने तक 500 रुपये प्रधानमंत्री ने डाले। जितने गैस कनेक्शन पूरे समय हिंदुस्तान में 70 साल में शासन ने दिए, 7 साल में मोदी जी ने दिए, 7 करोड़ तो। सभापति की जो भूमिका में रहे मनीष जी, ताली तो बजा दो। सत्ता पक्ष में सबनम जो प्रधानमंत्री हुए, और विपक्ष में केसरी नंदन जो राहुल गांधी हैं, इन सबको सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही सर से भी एक अनुरोध किया गया है कि 2 बच्चों को और दिया जाएगा, तो वो जब सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो हीना नहीं, ये क्या नाम है, चाइना, और एक